सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। ये जो जम्मू संभाग में लगातार जो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, जो कुपवाड़ा से ताज़ा जानकारी मिल रही है कि बैट का यानी बॉर्डर एक्शन टीम का एक मेंबर भी मारा गया, ऐसी खबरें हैं। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये ट्वीट पर ज़रूर आया है कि पाकिस्तानी एक मारा गया है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर है कि 5 जवान जो है वो ज़ख्मी हैं, जिनमें से एक की ज़ख्मों की किताब डालाकर वो शहीद हो गए हैं, लेकिन इसकी भी अभी पुष्टि होना बाकी है। मैं आपसे पूरे हालात पर आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं कि ये क्या हो रहा है और क्या हमारी तरफ से क्या जवाब मिल रहा है। देखिए, जब इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं तो उसमें एक एक्शन से काम नहीं चलता। जी। चारों तरफ से एक्शन होता है। हम भी जब युद्ध में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल आर्मी जाती है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, पूरा का पूरा देश उसमें जाता है। अब ये जो यहाँ पे आतंकवादी सिचुएशन है, ये इतना विकराल रूप ले चुकी है। और पिछले कुछ दिनों में लगातार जो जम्मू संभाग में आतंकी हमले हुए हैं, जी। उसमें कहें या ना कहें, लेकिन एक किस्म से आतंकियों को सफलता मिली है। अब एक्शन तो कई लेने हैं, लेकिन सबसे पहला एक्शन जो होता है जी। वो उनका मनोबल कम करने का होना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि पुराने जमाने में भी जब लड़ाइयां होती थी तो सबसे पहले ये देखा जाता था कि वहां के राजा के ऊपर किसी तरह से अटैक हो ताकि सेना का मनोबल कम हो। ऐसे ही वो सारे एक्शन जो इन आतंकियों के मनोबल को कम करे, पहला तो वो है कि वो लिए जाने चाहिए। अब उसमें हम सजेस्ट ये करते हैं कि ये तो सबको मालूम है कि जब टीआरएफ ने अटैक किया था श्रद्धालुओं की बस पर, तो जी। एक किसी स्लीपिंग सेल ने 6,000 रुपए लेकर उन्हें लोकेशन बता दी थी। जी। ये भी मालूम है कि एक दूसरे अटैक के अंदर एक अलमारी के नीचे बंकर मिला था, जिसमें बाकायदा वो छिपते थे, यानी कि स्लीपिंग सेल था। तीसरा में केस में एक लोकल गाइड ने कुछ पैसे लेकर ट्रक्स की लोकेशन बता दी थी। कुल मिला के बात यह हुई कि जो स्लीपिंग सेल है, इनकी वजह से आतंकियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और अब इन्हें सफलता मिल रही है तो और बढ़ गया है। लिहाजा आवश्यकता है स्लीपिंग सेल के मनोबल को कम करने की। जी। और स्लीपिंग सेल का मनोबल बढ़ता है उस किस्म के स्टेटमेंट से जो पॉलिटिकल लोग देते हैं। और असलियत तो ये है कि वो न केवल उनका मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि परोक्ष रूप से कहें या ना कहें आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। वहां के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जी। जिन्होंने इस हालात के दौरान एक ये बयान दिया, कटाक्ष करते हुए कि देख लो, भारत सरकार ने 370 हटाई, लेकिन उसके बाद क्या आतंकवाद नहीं है? क्या आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं? ये वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसने ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, पाकिस्तान के पास एटम बम है और पाकिस्तान से पीओके लेकर तो दिखाओ। और ये वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकिन है। सर, मेरा सवाल ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, हर इशू में अपना फायदा नुकसान देखते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो। ये बिल्कुल गलत है, ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि स्थिति अभी क्या है? क्यों ऐसा देखा जा रहा है कि कश्मीर से ज़्यादा जम्मू संभाग में लगातार टारगेटेड जो है इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और उन्हें ऐसे क्या हालात हैं जिनसे उनको इन्फिल्ट्रेशन करके इधर आने में सहूलत हो जा रही है? देखिए, मैं तो ये बता देने को तैयार हूं, लेकिन पहले मेरी पहले वाला जो डिस्कशन कर रहा था उसकी लास्ट लाइन सुन लीजिए। लास्ट लाइन ये है कि अगर ऐसे नेता को या ऐसे पॉलिटिकल आदमी के खिलाफ एक्शन आप नहीं लेंगे तो पेड़ के पत्ते तोड़ते रहिए, टहनी तोड़ते रहिए, जड़ पे प्रहार नहीं करेंगे तो पेड़ नहीं कटेगा। लिहाजा एक एक्शन, चाहे कोई एक्शन हो, छोटा हो या बड़ा हो, किस नेता के खिलाफ लिया जाना चाहिए। अब मैं ये बताता हूँ कि जम्मू के अंदर ये क्यों हो रहा है। इसके कई कारण है। एक तो ये कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, लिहाजा हमारे कमिटेड है, जम्मू में कम है। दूसरा ये कि चीन के सामने एलएसी के ऊपर हमने मिरर डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। जी। चीन उस प्रेशर को कम करना चाहता है। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि ये चीन की तरफ से एक प्लान हो, क्योंकि चीन डायरेक्टली इन्वॉल्व है कि यहाँ के फोर्सेस जम्मू में भेजे जाएं। और ऐसा हुआ भी
एक जम्मू संभाग के अंदर एक ब्रिगेड जिसके अंदर 3,500 से 4,000 ट्रूप होते हैं, उन्हें जी। वह तैनात किया गया। यद्यपि वहां पे डेल्टा फोर्स पहले से तैनात थी, जो एंटी टेररिस्ट फोर्स है, वहां पे रोमियो फोर्स पहले से तैनात थी। हम्म। 500 पैरा ट्रूपर्स को भी वहां पे उतारा गया। तो लिहाजा जम्मू के अंदर अब सफिशिएंट फौज तो है, लेकिन ये इसमें चीन का इन्वॉल्वमेंट इसलिए नजर आया जी। क्योंकि किस किस्म के हथियार जैसे माइक्रो सैटेलाइट फोन जो इन आतंकियों के पास से पहले मिले हैं, तो सीधे सीधे दर्शाते हैं कि इसमें चीन का इन्वॉल्वमेंट है। हम्म। अब चाहे चीन का इन्वॉल्वमेंट हो या पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हो, ये तो कारण है। हमें जी। तो ये इंश्योर करना है कि कारण कुछ भी हो, हमें इसको रोकना है। जी। अब रोकने के लिए इसमें नॉर्मल तरीके से काम नहीं होगा सर। बिल्कुल। इसमें जो काम होगा वो होगा रेडिकल चेंजेस से। और हाँ। रेडिकल चेंजेस ये है कि आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ इसलिए एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि वो आतंकियों का मनोबल बढ़ाते हैं। लिहाजा आतंकियों का मनोबल एक तो इस कार्रवाई से कम होगा कि एक ऐसे आदमी को आइडेंटिफाई, जो मैंने आपको बताया, जी। उसे किया जाए और उसके खिलाफ कुछ एक्शन हो। दूसरा, जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये गुजरात नहीं है। जी। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जहां आतंकवाद पुराने समय से है। हम जी। तो इसे झेलते आ रहे हैं, वो झेलने वाली स्थिति अब खत्म होनी चाहिए। हाँ। अब इस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो एक फौजी लेफ्टिनेंट गवर्नर होना चाहिए। जी। इसलिए नहीं कि मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, इसलिए क्योंकि एक सिविलियन को इस बात का आइडिया नहीं होता कि एक रात भी ग्राउंड बंकर में, ऑपरेशनल एरिया में जब फायरिंग हो रही हो, तब उस समय कैसा तजुर्बा होता है, ये हर एक पूर्व सैनिक को है। तो एक किसी फौजी गवर्नर को वहां पे तुरंत नियुक्त किया जाना चाहिए। और तीसरा मेरा कारण ये है कि जब एक तरफ प्रेशर हो तो उस तरफ दूसरी तरफ प्रेशर बढ़ाया जाता है, जिसे जी। कहते हैं चेंज ऑफ बैटल ग्राउंड। जब 1965 में पाकिस्तान ने अटैक किया था, उस समय कश्मीर पे प्रेशर को कम करने के लिए पंजाब की तरफ प्रेशर बढ़ाया गया और हम बिशोगिल कैनाल लाहौर तक पहुंच गए थे। ऐसे ही अब एक आवश्यकता है कि इधर ही तो ये एक्शन हो रहा है, मगर दूसरी तरफ ये एक्शन लिया जाए कि पीओके के अंदर जो जी। लॉन्च पैड्स है, उनकी लोकेशन, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड हमको अच्छे से मालूम है। हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है। जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी चू भी नहीं करती, बोलती नहीं, क्योंकि सब पाकिस्तान के चरित्र को जानते हैं और हिंदुस्तान की साख को भी जानते हैं। जी। ऐसा ही तब भी हुआ था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, किसी ने उसका अपोज नहीं किया था। ऐसे ही अब हम अपनी स्ट्रेंथ ऑफ कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करें। हमारे पास अपाचे हेलीकॉप्टर है, मिसाइल है, हमारे पास में राफेल है, जिनमें ये कैपेबिलिटी है। हम अपनी ही जमीन से दुश्मन की जमीन पर लॉन्च पैड को तबाह कर सकते हैं, जी। जिनकी लोकेशन हमें मालूम है। 2-4 को तबाह किया जाए तब तो एक्शन दिखाई देगा ना। हम खाली रिएक्शन ही करते रहे तो उससे काम नहीं चलेगा। वो ये किया जाए। मैंने आपको 3 बातें बताई और एक बात और बताना चाहता हूँ। इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है, और वो बात ये है कि हमें यूनिफाइड कमांड रखनी चाहिए। जी। अब जो हम वहां पे क्या कर रहे हैं, हम वहां पे जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं सर। वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है या जो बीएसएफ है या जो सीआरपीएफ है, ये होम मिनिस्ट्री में आती है, और जो हमारे फौज के सिपाही है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में आते हैं, जी। और जो पुलिस के सिपाही है वो जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। इन तीनों की तालमेल में समय लगता है। जब तक तालमेल होती है, जॉइंट ऑपरेशन होती है, तब तक जो आतंकी है वो भाग जाते हैं। रिएक्शन टाइम को कम से कम करना है। तो जैसे हम थिएटर कमांड बनाने की प्लान बना रहे हैं पूरे देश के अंदर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिला के, ऐसे ही यहाँ पे ये तीनों फोर्सेस को एक सिंगल कमांडर के अंडर रखा जाए, ताकि रिएक्शन टाइम कम से कम हो सके। मैंने आपको 4 प्रपोजल बताए हैं, इनके ऊपर कुछ काम तो हो। मैं काफी दिनों से ये बात कह भी रहा हूँ, लेकिन ये नहीं हो रही। हाँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर को बदलने में कितना टाइम लगता है, यूनिफाइड कमांड का ऑर्डर देने में कितना टाइम लगता है, एक कमांडर घोषित करने में कितना टाइम लगता है, और एक आदमी फारूक अब्दुल्ला, उसके खिलाफ एक्शन लेने में कितना टाइम लगता है। 3 स्टेटमेंट ऐसे दिए। कोई देश ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं करेगा जो अपने देश में रह के ये कहे कि चीन अगर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, या पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। अब ये 3-4 पॉइंट मैंने बताए हैं, और ये रेडिकल एक्शन अगर तुरंत ना लिए जाए तो बेकार है।
मेरे घर में अगर आग लग जाए तो ठीक है। क्या मैं कानून कायदे पढ़ूंगा या कॉन्स्टिट्यूशन की धाराएं पढ़ूंगा? चलिए। मैं जी। तुरंत एक्शन लूंगा। अगर हाँ। एक्शन क्विक ना हो तो हाँ। उसका महत्व खत्म हो जाता है। लिहाजा मेरा ये कहना है, जो मैंने आपको तीन चारें बताई वो जी। इसलिए बताई कि हाँ। मोराल इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने लड़ाई लड़ी है, मैं वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूँ, और हम्म। इसलिए मैं जानता हूँ कि लड़ाई मोराल से जीती जाती है, नंबर से नहीं जीती जाती। अगर नंबर से जीती जाती होती तो अब तक हमारी 1/3 से ज्यादा फौज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तैनात है। अब तक इतने 2090 मतलब 1990 से लेके आज इतने साल हम्म। गुजर गए, हम इस आतंकवाद को खत्म नहीं कर पाए। इसके लिए आवश्यकता है जोखिम जी। उठाने की, रिस्क बिल्कुल लेने बिल्कुल की। सही सही कह रहे हैं आप, लेकिन सवाल यही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अगर इस तरह के वाकयात लगातार बढ़ रहे हैं तो ये अपने आप में काफ़ी सवाल खड़े करते हैं। हालांकि जो सिक्योरिटी के जवान हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारे जवान हैं, वो लगातार उनका डट कर मुकाबला कर रहे हैं। कईयों को मौत के घाट उतारा गया है, लेकिन हमारे सैनिकों की भी इसमें शहादतें हो रही हैं और जम्मू संभाग पर ज़्यादा फोकस है। लेकिन मुझे लगता है जैसा आप कह रहे हैं, और एलजी साहब का भी बयान भी आया है कि इनका फन को चला जाएगा, ऑपरेशन ऑल आउट चला जाएगा। उम्मीद करनी चाहिए कि हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और